चलो जी चालू करते हैं अपना फटाक से चैप्टर। बेटा सबसे पहले चालू करने से पहले समझना पड़ेगा इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लोग काम करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। सो देखो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स द पीपल द मींस ऑफ वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब समझ आया। अब इकोनॉमिक्स का जन्म कैसे हुआ, तो एक वर्ड पे ध्यान देना जिसका मतलब है स्केर्सिटी। बेटा हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है और लोगों की इच्छाएं कितनी है, बहुत ज्यादा। तो आप सप्लाई उतनी दे नहीं सकते जितनी लोगों की डिमांड है, इस वजह से हमारी स्केर्सिटी आती है। और ऐसे स्केर्स रिसोर्सेस को सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और सोसाइटी कैसे इस्तेमाल कर रही है और मैनेज कर रही है, उसकी स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहा गया। ठीक है, जरा देखो, स्केर्सिटी रेफर्स टू अ लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। अब इसी चीज से आती है कुछ प्रॉब्लम चालू। इन्हें प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब बेटा कमी है तो कमी के चीज के वजह से तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। लोगों की इच्छाएं हैं बहुत सारी, जैसे कि 1 लीटर दूध है और 10 लोग हैं। 10 लोगों की इच्छाएं अलग अलग हैं। ये बोलते हैं भैया चाय दे दो हमें इसकी, ये बोल रहा है कॉफी दे दो, ये बोल रहा है बटर मिल्क दे दो, ये बोलता है दही बना दो, क्यों भाई दलेर बनती है, दही जमा लो। उसके बाद बोल रहा है पनीर दे दो। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबकी डिमांड सेटिस्फाई करना बना मुश्किल है। ठीक है, अब तुम देखो 1 लीटर दूध का मैं क्या क्या करूं, समझ आया। तो सबकी इच्छा है, अनलिमिटेड वांट्स है। आप बस सोचते ही जाओ, किसी की भी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते आप ऐसे, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं, लिमिटेड है, हर किसी की इच्छाएं करना मुश्किल है। तीसरी चीज, प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दूध से सिर्फ ये पांचों चीजें नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि हमारी स्वीट्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई, ऐसे कई सारी हमारी चीजें हैं जो कि दूध से बनती हैं। ठीक है, तो समझ क्या आया कि बेटा हमारे पास लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं और चीजें सप्लाई करने के लिए बहुत कम, और उन कम चीजों का भी बहुत सारे अलग अलग यूजेस हैं। ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमें एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है भाई, कम चीजें हैं, लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा है, तो आप कैसे मैनेज करने वाले हो। तो आपके 3 सवाल उठते हैं, क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, जैसे कि अब बताओ डिसीजन क्या लें, क्या बनाए, चाय बनाए, कॉफी बनाए, छाछ बनाए, पनीर बनाए, क्या बनाए, डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा, कितना बनाए, कितनी, हाउ मच क्वांटिटी। जैसे कि मान लो अगर मैंने आधा आधा कर दिया, आधा आधा लीटर मैंने कर दिया, तो हो सकता है उसकी चाय और कॉफी बन सकती है और दही जमा सकते हैं बात का, हाँ या ना। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप बनाओगे कैसे, कैसे बनाने वाले हो, लेबर्स की मदद से या मशीनों की मदद से। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है मशीनों का इस्तेमाल करना और लेबर का मतलब होता है लेबर का इस्तेमाल करना, लोगों से बनवाना। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, अमीरों के लिए कि गरीबों के लिए, ये भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो कि है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको काफी बार पूछा जाता है। बेसिकली ऐश्वर्या गई तभी तो कटरीना आई ना, हाँ या ना। सो बेसिकली जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, मतलब जो चला जाता है, एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपका था वो आपने जाने दिया। सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, आपके 100 रुपए में मूवी देखने भी जा सकते हो और खाना भी खा सकते हो। अगर तुमने खाना खाना चूज किया, मतलब मूवी नहीं देखी, तो मूवी देखने से जो तुम्हें एंजॉयमेंट आता और अब नहीं आ रहा, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। मतलब जो तुमने ऑप्शन जाने दिया उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सर हम दोनों क्यों नहीं कर सकते, दोनों चूज कर लेते ना, बहुत पैसा हम पे तो नहीं, तुम पे होगा, लेकिन रिसोर्सेस स्केर्स है ना। हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझे तो सबको सारी चीजें नहीं मिल सकती, तो आपको चूज करना पड़ता है। जब चीजें कम है तो आप दोनों चीजें नहीं पी सकते या दोनों चीजें नहीं खा सकते या दोनों चीजें नहीं कर सकते, तो आपको चूज करना पड़ता है कि या तो ये ले लो या तो ये ले लो। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या इसके 4-5 नाम जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं, सिनोनिम दिख रहे हैं, इनसे किसी भी नाम से बुलाया जाए आपको समझना है कि वो पीपीसी या पीपीएफ की ही बात कर रहा है। ठीक है, अभी पीपीएफ क्या है बेटा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहां पे दो गुड्स की क्वांटिटी को, कॉम्बिनेशन को हम बताते हैं। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में उसका ग्राफ दिखाने वाला हूं। क्लियर, अभी समझते हैं कि हम दो गुड्स को कैसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, उसके बारे में बात कर रहा है ना। इसके अजम्पशन क्या है, मानना क्या पड़ता है, आपको यह मानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप नहीं मानोगे, चीजें चेंज होती रहेंगी, तो आप समझ नहीं पाओगे कि दोनों क्वांटिटी जो बन रही है वो किस चेंज की वजह से बन रही है,
किस बदलाव की वजह से कोई चीज ज्यादा बन रही है या कम बन रही है आप समझ नहीं पाओगे। तो आपको कुछ अजम्पशन रखने पड़ते हैं, क्या कि भैया जितना रॉ मटेरियल आया होगा ना वो रिसोर्सेज जो है ना वो फिक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज सिर्फ 2 ही गुड्स बनाओ, 3-4 नहीं, सिर्फ 2 गुड्स बनाने हैं। तीसरी चीज आपका आएगा बेटा जितने भी आपने रॉ मटेरियल यूज किए ना वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, उसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही कुछ ज्यादा बढ़ना चाहिए, पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करो, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज टेक्नोलॉजी अपग्रेड मत करो, जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें फिक्स रखनी पड़ेंगी। अब इसका ग्राफ देखो फटाक से, ये देखो इसका ग्राफ है बेटा ऐसा। इससे पहले इसका शेड्यूल देख लो। शेड्यूल में देखोगे तो हम 2 गुड्स बना रहे हैं, एक में बना रहे हैं गन, एक में बना रहे हैं बटर। गन और बटर में देखो सबसे पहले हम सिर्फ गन्स बना रहे हैं, बटर बन ही नहीं रहे। बटर बनाने के लिए जीरो जीरो कुछ भी नहीं बना रहे। दूसरी चीज आप देखोगे तो आपको देखेगा हमने 21 हम गन्स बनाते थे, उसकी जगह हमने 20 गन्स बनाना चालू किया, मतलब हमने एक गन को सैक्रिफाइस किया। जब हम एक गन को सैक्रिफाइस करते हैं तभी हम बटर बना पाएंगे। बेसिकली हमारी थाली में जितनी जगह है उतना ही हम खाना रख पाएंगे। हमने अगर पूड़ियां या रोटियां ज्यादा रखी और चावल की जगह बनानी है तो आपको ये रोटियां हटानी पड़ेंगी या प्लेट से कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा कुछ और जगह बनाने के लिए, हाँ या ना। तो इसका मतलब है कि भैया आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो कुछ गेन करने के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, MOC, कि भैया नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। कुछ पाने के लिए बेटा कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। इसी का अगर मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूं कि कितना हमने सैक्रिफाइस किया कितना गेन करने के लिए, उसे हम MRT कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने कितना गवाया अपॉन कितना हमने गेन किया, उसका एक आप ये रेशियो बताता है। अब देखो आप इसमें मैंने सेक्रीफाइस कितना किया, MOC बताता है हमने कितना सेक्रीफाइस किया। 21 से 20 पे आ गए कितना हुआ 1, 20 से 18 पे आए कितना हुआ 2, 18 से 15 पे आए कितना हुआ 3, एंड सो ऑन। आप देख सकते हो यहां पे आपको चीजें मिल जाएंगी। अब हमें करना क्या है, यहां पे गेन कितना हो रहा है 1, फिर उसके बाद देखो 2 मतलब 1 से 2 हुआ तो 1 ही गेन हुआ है, फिर 2 से 3 हुआ फिर 1 गेन हुआ है, फिर 3 से 4 हुआ फिर 1 ही गेन हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब बटर वाला देखो, बी वाला पॉइंट देखो 1 1, ये 1 से 2 हुआ तो 1 ही गेन हुआ, फिर 2 से 3 हुआ 1 ही गेन हुआ। तो ये एक रेशियो निकल रहा है जो कि हमारा MRT है। अब इसी चीज को हम ग्राफ पे भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखो यहां पे ये वाला पॉइंट देखो 21 गन्स बन रही हैं और 0 बटर, और इस वाले पॉइंट को देखोगे तो ये देखो ये वाला पॉइंट शो हो रहा है 6 बटर है और 0 गन है, ये देखो यहाँ पे, एंड सो ऑन। आपके सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं यहाँ पे हमने ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया। इसे हम कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कॉनकेव, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें क्या आ रही हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या है बेटा, ये जो हमारा जो लाइन होता है ना, ये लाइन एक ऐसा लाइन शो कर रहा होता है जहां पे हमारा जो कर्व है, जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब 100 लोग खाने आए थे और हमने जितना सामान बनाया था उतना ही खर्च हुआ, ना कोई भूखा रहा ना ही कोई खाना वेस्ट हुआ। तो सबसे जो परफेक्ट टाइप का प्रोडक्शन होता है ना उसे हम शो कर रहे होते हैं इस लाइन पे, कि कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ और कुछ भी कम नहीं पड़ा, बस एकदम परफेक्ट था, जितने लोग आए उतना खाना बना, ना कुछ वेस्ट ना कुछ ज्यादा, ठीक है, ऐसा ही बोला गया। अब इसके जो अंदर होता है इसे हम अटेनेबल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अटेनेबल पॉइंट। अटेनेबल क्यों कहते हैं बेटा, अगर आपके पास 10 किलो आटा है तो क्या 2 रोटी बना सकते हो, हाँ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन ये जो बाहर होता है राइट में ऊपर की तरफ होता है इसे हम अनअटेनेबल कहते हैं। अनअटेनेबल क्यों कहते हैं बेटा, 1 किलो आटे में 1 लाख लोगों को क्या खाना खिला सकते हो, नहीं खिला सकते, तो इसे हम अनअटेनेबल कहते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं बेटा पीपीसी का जो कर्व होता है वो कॉन्वेक्स कब होता है, कॉनकेव कब होता है और स्ट्रेट लाइन कब होता है, और किस वजह से होता है। बेटा पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी डाउनवर्ड क्यों स्लोप करता है, क्योंकि इसका इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, क्वांटिटी जो आपने सेक्रीफाइस किया और क्वांटिटी जो आपने गेन किया उसके वजह से, ठीक है। दूसरी चीज समझो, पीपीएफ कॉनकेव क्यों होता है, क्योंकि एमआरटी जो है हमारा, एमआरटी वो इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर एमआरटी बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है ना, 1G अपॉन 1G इज टू 1B, 2G इज टू 1B, 3G इज टू 1B, 4G इज टू 1B, 5G इज टू 1B, 6G इज टू 1B, एमआरटी बढ़ रहा है तो हमारा ये कैसा दिख रहा है, कॉन
कॉनकेव दिख रहा है। और कॉन्वेक्स कैसा होता है बेटा? कॉन्वेक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, सी शेप का, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन आपको पता है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो स्लोप डाउनवर्ड ये कुछ इस तरीके से है, कॉन्वेक्स जो है आपका वो कुछ ये वाला है, और कॉनकेव कौन सा है बेटा? ये वाला है कॉनकेव, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब कॉन्वेक्स कब होता है? इसी का उल्टा कर दो, अगर MRT डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स होगा, सी शेप का दिखेगा आपको, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा फटाक से चालू करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब आया चेंज इन पीपीएफ। पीपीएफ आपको पता है कॉनकेव्ड होता है। अब देखो इसमें बदलाव कैसे आ रहा है। दो तरीके से बदलाव आता है, शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी या पीपीएफ, दोनों आप नाम जानते ही हो, ठीक है। अब शिफ्ट कब होता है? ये होता है शिफ्ट, मतलब पॉइंट पी और ये पी, ये दोनों पॉइंट थे, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, देखो एरो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये कब होता है? और एक टाइम होता है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाना, ठीक है बेटा। जब राइट में मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, इसका मतलब होता है कि आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, दोनों में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। या तो रॉ मटेरियल ज्यादा आ गया, या तो आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, ऐसा कुछ फायदा हो गया। जब भी आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो तो वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है। पर राइट दोनों प्रोडक्शन किसका हो रहा है ज्यादा? दोनों प्रोडक्ट्स का हो रहा है। शिफ्ट में हमेशा याद रखना, दो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, जिन दो प्रोडक्ट्स को आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोनों में या तो बढ़त हो रही है या गिरत हो रही है। दोनों या तो इंक्रीज हो रहे हैं उनका रॉ मटेरियल या फिर उनकी टेक्नोलॉजी, या तो दोनों की टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल कम हो रहे हैं। तभी या तो इंसान ज्यादा बना पाएगा या तो कम बना पाएगा। राइट में ज्यादा बनाता है, लेफ्ट में अंदर की तरफ कम बनाता है, ठीक है। रोटेशन सिंपल है। आप यहां पे दो प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन कर रहे थे या डिग्रेडेशन कर रहे थे, यहां पे दो में सिर्फ एक का ही होता है। मतलब जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट 1 है, ये एक प्रोडक्ट 2 है, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, पर इस वाली साइड का जो प्रोडक्ट है उसका या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। मान लो मेरे पास चाय है, मेरे पास दूध मेरे पास उतना ही है, मैं 1 लीटर का ही मैं जो है बटर बना रहा था। लेकिन मुझे जब गन बनानी थी तो मेरे पास पहले 1 किलो स्टील आता था, अब सिर्फ 500 ग्राम ही स्टील आ रहा है। अब 500 ग्राम स्टील आएगा तो क्या होगा? पहले तो मैं ऐसा बना रहा था, ठीक है। अब लाल कलर से देखना बेटा, तुम लाल कलर से देखना। अब मैं ना ये इसके अंदर बनाऊंगा, क्यों? कम हो गया। लेकिन मान लो 1 किलो स्टील की जगह मेरा 2 किलो स्टील आने लगा, तो ये ग्राफ देखो, ये ग्रीन कलर का आपको दिखेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। रोटेशन का मतलब होता है कोई एक ही प्रोडक्ट के आपके रॉ मटेरियल या टेक्नोलॉजी में आपका या तो अपग्रेडेशन होता है या डिग्रेडेशन होता है, या तो बढ़ता है या घटता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट के केस में, ये दूसरे प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। अब आते हैं बेटा फटाक से लास्ट पार्ट है जो कि फॉर्मेटिव पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल तरीके से बता देता हूं, बाकी आपके पास पूरा डायग्राम है, चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी काम कर सकते हो। पॉजिटिव बताता है कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या एक्चुअल कंडीशन है। नॉर्मेटिव बताता है क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये बता रहा है। ये बता रहा है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकती है और कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे करनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन की बात करता है नॉर्मेटिव, एक्चुअल कंडीशन की बात करता है पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है, ये एक्चुअल डेटा पे बेस नहीं होता, ठीक है। ये जजमेंट की बात नहीं करता, ये जजमेंट की बात करता है। ऐसे कुछ कुछ आप चीजों के ऊपर ध्यान दोगे। माइक्रो और मैक्रो में फर्क क्या है? माइक्रो मतलब शॉर्टर कंसेप्ट, मैक्रो मतलब बड़ा कंसेप्ट। ये सिंगल इंसान की डिमांड और सप्लाई की बात करता है, ये पूरे देश के डिमांड और सप्लाई की बात करता है। इसे हम बेटा प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, इसे हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप देखकर स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हो। बेटा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो जी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। ये रैपिड रिविजन्स मैं आप लोगों के लिए क्विक रिविजन्स के लिए बना रहा हूं, जिससे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, और ये हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसको जल्द से जल्द कुछ चीजें सीखनी हो। और अगर इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप जाकर इसका 1 शॉट वीडियो जो ऑलरेडी जा चुका है उस पर जाकर देख सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।